बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल कराची में एक वायरस चल रहा है आँखों का, तो इस हवाले से मैंने ये क्लासेस ली हैं ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ माय लेक्चर। आज हम अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फैमिली मुकदमा जो है किस तरह दायर होते हैं और कानून क्या कहते हैं। तो हम स्टार्टिंग में वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 सेक्शन 7 ये कहता है कि कोई भी शख्स जिसमें फैमिली डिस्प्यूट हो, जैसे कि कोई वाइफ हो या कोई हस्बैंड, जाहिर सी बात है इनके दरमियान या इनके बच्चों के दरमियान कोई केस फाइल हो सकता है, या कोई काज ऑफ एक्शन हो सकता है, या कोई डिस्प्यूट कोई भी किसी भी नेचर का, तो वो आप इस फैमिली कोर्ट के दायरा अख्तियार में आ जाते हैं। तो इसका जो है आप सूट जो फाइल करेंगे सेक्शन 7 के तहत, आप ले आएंगे प्लेंट दाखिल करने के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट जिसमें रिक्वायर्ड है प्लेंट किसे कहा जाता है? जो आप एक केस टाइप करेंगे जो रिलेटिंग होगा फैमिली इश्यूज़ के बाबत, तो वो उसको प्लेंट कहा जाता है, जो प्लेंटिफ की तरफ से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। दोस्तों, आप जिस तरह कानून कहता है प्रिस्क्राइब बाय द लॉ या फैमिली एक्ट, उसी तरह आप प्लेंट को जो है बनाकर आप पेश करेंगे कोर्ट में, तो इंस्टीट्यूशन के लिए। अच्छा, इसका पैरा नंबर 2 जो है आपका फैमिली जो प्लेंट होगा उसमें मटेरियल फैक्ट्स होना इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल फैक्ट्स क्या है कि जो आप केस फाइल करेंगे कि कौन सा नेचर है। लेट सपोज आप मेंटेनेंस का सूट फाइल करते हैं, तो वाइफ जो है वो मेंटेनेंस अपना या अपने बच्चों का जो है वो फाइल करेगी। उसमें जो मटेरियल फैक्ट्स उसे कहा जाता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो सब्सटेंशियल, अगर आप मुंह से कहना चाह रही हैं कि मेरे बच्चों को जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा है अपना वालिद, मुझे मेंटेन नहीं कर रहा है मेरा शौहर, तो ये मतलब मटेरियल फैक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि उसको करना चाहिए। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, जैसा कि किसी ने लिख के दिया है कि भाई हाँ शौहर ने लिख के दिया है निकाहनामा में, या अलग सा हलफनामे में लिख के दिया है कि मैं अपने बच्चों को मेंटेन करूँगा, इतना मेंटेनेंस जो है मैं अदा करूँगा। अगर वैसे भी फ़र्ज़ बनता है कि हर वालिद जो है अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने फैमिली का ख्याल रखे, ये इस्लामिक लॉ इस हवाले से जो है वो तस्लीम करती है। तो इसका जो सेकंड पार्ट ये है कि मटेरियल फैक्ट्स जो प्लेंट में मेंशन हो आपके रिलेटिंग टू डिस्प्यूट ऑफ फैमिली इश्यूज़। अगर शौहर है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करता है, तो उसमें लिखेगा कि मैं अपने शादी की है मैंने वाइफ से और रुखसती हुई है, उसके बाद जो है ये जो है अपने हक के जन आशरी का केस जो होगा उसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस हवाले से जो है ना कोर्ट उसको नोटिस निकालेगा। इस चीज़ से ये इसको कहते हैं कि फैक्ट्स जो आप केस में लिखेंगे। बाज़ औक़ात दोस्तों ऐसा होता है कि हम केस फाइल करते हैं तो पता नहीं कितने सालों के, भाई ऐसा नहीं हुआ था, आपस में जो है मामलात ये हुए, फ़लाँ बंदा बीच में। आप जो एक्चुअल बात है जिस तरह से पुरानी बातों को आप उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू बात है, आपके साथ कोई मना कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेनेंस देने के लिए, या बच्चों के मुलाकात का मसला हो या कोई और मामला हो, उस हवाले से आप वो चीज़ लिखेंगे। किस दिन मना किया था वो लिखेंगे, हफ़्ता, अगर डेट में लिखें तो अच्छी बात है, अगर डेट नहीं लिखते हैं तो हफ़्ता या कोई ऐसा कोई पीरियड जो है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसका जो है सबसेक्शन 2 कहता है कि प्लेंट के साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, शेड्यूल ऑफ विटनेसेस, जिसमें आपके पास कितने गवाहान हैं, वो गवाहान जो आपके इस चीज़ की गवाह हों कि भाई मेंटेनेंस अदा नहीं कर रहा है, या कोई औरत है
वो अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाह रही है, या कोई और इशू हो, तो उस हवाले से आपके एक्चुअल जो इस चीज़ के गवाह हों तो आप उसमें उनका लिस्ट मेंशन करेंगे। लिस्ट के साथ आप जो है उनका ब्रीफ फैक्ट्स, जैसे कि वो बताएंगे एज इट कि भाई हम इस चीज़ के गवाह हैं, कोर्ट में वो पेश किया जाएगा प्लेंट के साथ, हम गवाह हैं, हमने जो है हमारे सामने हुआ था कि भाई ये मेंटेनेंस अदा नहीं कर रहा है, या वो उसकी बीवी है वो उसके साथ रहना नहीं चाह रही है, वो अवॉइड कर रही है, या डिसोबीडिएंट वाइफ है। इस हवाले से वो गवाह जो है आप इसके साथ लगाएंगे और उनका जो है स्टेटमेंट लगाएंगे जो डिपोज्ड होगा। जैसे उसके बाद जो है प्रोवाइडेड में ये मेंशन करते हैं कि अगर आपके पास कोई एडिशनल गवाह है, जैसे कि कोई आप उस वक्त पेश नहीं कर सकते हैं, तो बाद में लेटर स्टेज पे आप उस गवाह को पेश कर सकते हैं परमिशन ऑफ कोर्ट। तो परमिशन ऑफ कोर्ट अगर कोर्ट देखेगा कि वो उसकी रिलेवेंसी है उस गवाह की, और इस फैसले के लिए अच्छी बात है वो डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, तो लेटर स्टेज पे आपका जो है वो गवाह एक्सेप्ट हो सकता है। उसका कानून इसी में आपके सेक्शन 7 में ही लिखा गया है, अगर कोई जज पूछे तो उस हवाले से आप वो बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, या इसके अलावा जो है फीमेल, अक्सर करे फीमेल की बात की जाए, तो वो सब प्रेयर जैसे कि मेंटेनेंस हो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, इसके अलावा जो है डावर, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो एक साथ एक ही केस में वो है फाइल कर सकती है। और जो है उसके प्रेयर अलग बनेंगे, उसी केस में आपको अलग सा केस फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी में जो है आप मेंशन करेंगे कि भाई ये चीज़ जो है वो डिनाई हो रहा है। अगर डावरी या डावर की बात हो, या जो है आपका विजिटेशन का मसला हो, जैसे कि अपना पेरेंट्स मीटिंग करते हैं बच्चों के साथ, अगर कोई मना करता है कोई हस्बैंड, तो आप उसमें जो है वो एक साथ एक ही केस फाइल कर सकते हैं, आपके जितने भी रिलीफ। इसका जो थर्ड पार्ट है सबसेक्शन 3, इसमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग, जैसे कि निकाहनामा हो, कोई हलफनामा हो, कोई और डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंसी रखता है इसी केस में, इसी केस को मतलब सक्सेस होने के लिए, या इस केस को जो है आपके पास कोई सपोर्ट करता है, तो आप वो लगा सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगाएंगे जब केस फाइल करेंगे। उसके साथ अगर आपके पास इसका सबसेक्शन 3 का जो 2 कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, या आपको पता है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसका उस प्लेंट में मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास नहीं है, हस्बैंड के पास है या किसी और के पास है। तो उसका रीज़न आप बताएंगे। अगर आप रीज़न बताएंगे तो कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करेगा, बाद में आप वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये इसका जो है सेकंड प्रोविज़ो है अपना थर्ड का सबसेक्शन 2 सेक्शन 7 का। उसके साथ दोस्तों जो लास्ट फोर्थ वाला है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास लिस्ट ऑफ विटनेस है, प्लेंट है, सारा मिला कर आप जो है कोर्ट में फाइल करेंगे। कोर्ट ये सारे चीज़ें जो है वेरीफाई करेगा, उनके जो है क्लर्क ऑफ कोर्ट। तो अगर वेरिफिकेशन की बात आ जाए तो हम आ जाते हैं वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 में। उसका सेक्शन 4 ये कहता है कि आप सेक्शन 7 के तहत आप प्लेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, और उसको वेरीफाई कोर्ट करेगी। अगर प्लेंटिफ वो खुद पेश हो, अगर प्लेंट उसका काउंसिल पेश हो, अगर काउंसिल नहीं है, अगर वाइफ है, तो वो जो है अपने एजेंट के साथ जो है वो पेश हो सकती है। उसमें आगे ये जो है डायरेक्शन है इस लॉ में कि आप उस कोर्ट का जो है वो ज़िक्र करेंगे जिसका आप जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक जहाँ पर उसका जुरिस्डिक्शन बनता है। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है तो सेक्शन 5 में आपको रिटर्न हो मिलेगा। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी वायलेशन जो है फैमिली लॉज के मुताबिक कहीं और हुई है तो आपको वापस मिलेगा सेक्शन 5 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 में। तो हम सेक्शन 4 की बात कर रहे थे। और दूसरी बात डिस्क्रिप्शन लिखेंगे प्लेंटिफ का। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? आप नाम,
उनके जो शौहर का नाम, वालिद का नाम, नीचे जो है एडल्ट है तो एडल्ट लिखेंगे। उसके बाद जो है आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, जहाँ पर आपका इवन ऑर्डिनरी है या परमानेंट रेजिडेंस है, आप वहाँ पर जो है मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो है आप डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसको नोटिस इशू होंगे, और जो है उस एड्रेस को तस्लीम किया जा सकता है, क्योंकि कानून के तरीके से वो वहाँ पर जो है सर्व होंगे। अगर किसी और प्रोविंस में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका एक तरीक़ाकार दिया गया है। तो उसके बाद जो है आप प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो या कोई माइनर हो, तो उस माइनर के लिए आप स्टेटमेंट बताएंगे कि भाई ये बच्चे हैं, वो माइनर हैं। तो उसी प्लेंट में आप लिख सकते हैं, या उसी टाइटल में ऊपर जो नेम, जहाँ पर नेम मेंशन है वहीं पर लिख सकते हैं कि ये जो है माइनर है, डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है, आप उसका मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों फैक्ट्स जो आप कंस्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए काज ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वायलेशन है, ये डिफेंडेंट ने आपको कब से मेंटेनेंस बंद कर दिया, या आपके बच्चों को मीटिंग है वो कब से मना किया, किस दिन से, किस हफ्ते से, या आपको हक महर जो है वो अदा नहीं कर रहा है, कब से मना किया। जब से मना करेगा वहाँ से काज ऑफ एक्शन आपका शुरू होगा। तो आपके जो है लिमिटेशन, आपका जो मियाद है वो उस प्लेंट में दिखाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो है फैमिली लॉज में जजमेंट के थ्रू मियाद मुकर्रर किया गया है। तो उस हवाले से अगर 5 साल से आपको डावरी आर्टिकल्स देने से मना कर रहा है, तो कुछ ऐसे जजमेंट हैं कि 5 साल में डावरी आर्टिकल ख़राब हो जाता है, गल जाता है। तो इस हवाले से तो काफ़ी सारे जजमेंट हैं, तो उसमें जो है मना किया गया है कि डावरी आर्टिकल आप क्लेम आपका जो है वो गलत है वो। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर काज़ा फिक्शन वो डेट मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप वकील हैं तो इस हवाले से आप देखेंगे कब से ये जो है मना किया है काज़ा फिक्शन, ऐसा नहीं हो कि जो लिमिटेशन क्रॉस करके जाए। उसके बाद जो है लास्ट आपका नेचर ऑफ क्लेम, उसकी वैल्यूएशन। अगर आप डावरी आर्टिकल उसकी अगर रॉन्ग वैल्यू लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका क्लेम जो है वो डिसमिस हो जाए। उसकी जो है वो वैल्यूएशन आप मेंशन करेंगे कि कितनी वैल्यूएशन है। जैसे कोई घर है, अगर पर्सनल प्रॉपर्टी में, या कोई ज़ेवरात हैं, उसकी वैल्यूएशन जो है ना आप उसमें ज़रूर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप करके कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट नोटिस निकालेगा, या आपके सूट को इंस्टीट्यूट करेगा, एडमिट कर नोटिस निकालेगा। दोस्तों ये सिर्फ 2 सेक्शन का जो है मैंने हवाला आपको दिया है, कैसे केस फाइल होता है। आगे जो आपका फोरम है, जैसे कि ट्रायल कैसे शुरू होता है, उसके बाद आगे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। छोटे छोटे पार्ट में मैं जो है आपको बताऊंगा, आप बोर भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज़ मेंशन करूंगा। एक दोस्त ने कहा था कि वकील था दोस्त, कि हमें पार्टीज़ जो है पूछते हैं कि आगे क्या होना है, फिर आगे इस तरह से हमें पूरा कानून या लॉ जो है बताना पड़ता है। दोस्तों अगर ये लेक्चर अगर आप सुने तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने चीज़ों को देखेंगे ही। या ऐसे जो जूनियरशिप में काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, या नए नए इनरोलमेंट हुए हैं, उनके लिए बहुत लेक्चर फ़ायदेमंद है। शुक्रिया दोस्तों।